भी कवर हो जाएगा, बोर्ड भी कवर हो जाएगा और नीट भी कवर हो जाएगा। अगर आप इतना कंटेंट पढ़ते हैं, ये चीज़ इतना पढ़ते हैं जो पास्ट एमसीक्यू है और नए मॉक टेस्ट हैं और एनसीईआरटी की पूरी लेक्चर और ये शॉर्ट नोट्स, इतना अगर आप कर लेते हैं तो इसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो बोर्ड के एग्ज़ाम हो या नीट हो। दिस इज़ क्लास 11th बायोलॉजी एंड ये सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है द लिविंग वर्ल्ड। तो जब हम बात करते हैं लिविंग वर्ल्ड के बारे में तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि व्हाट इज़ लिविंग। तो इसका आंसर जो है हम दो तरीके से जान सकते हैं। लिविंग होने का मतलब एक टेक्निकल मीनिंग हो सकती है और एक फिलोसॉफिकल मीनिंग हो सकती है। सो टेक्निकल मीनिंग का मतलब है कि क्या चीज़ जो है जो उसको डिफाइन करती है लाइफ को, क्या क्या मेटाबॉलिज्म है, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, दीज थिंग्स आर टेक्निकल थिंग्स अबाउट द बीइंग लिविंग। एंड जो दूसरा मीनिंग है फिलोसॉफिकल मीनिंग, उसका मतलब ये है कि लाइफ का पर्पस क्या है, हमें लाइफ कैसे जीनी चाहिए। सो द सेकंड थिंग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, वो हमारे लिए इतना ज़रूरी नहीं है, हमारे लिए जानना ज़रूरी नहीं है। तो हम पहली वाली चीज़ पे हम फोकस करेंगे जो कि टेक्निकल मीनिंग है। टेक्निकल मीनिंग, सो व्हाट इज़ लिविंग के टेक्निकल मीनिंग के हिसाब से लिविंग चीज़ वो है जिसमें होता है रिप्रोडक्शन, उसमें होता है ग्रोथ। कोई भी ऑर्गेनिज्म है या कोई ऐसी चीज़ है जिसमें रिप्रोडक्शन हो, ग्रोथ हो, और भी चीज़ें हैं, वी विल टॉक अबाउट देम आल्सो। इसमें मेटाबॉलिज्म है, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट है, इसमें सेल्फ रिप्लिकेट है और कॉन्शियसनेस है। सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। तो जब हम टेक्निकल मीनिंग ऑफ लिविंग देखेंगे तो इनमें ये चीज़ें होती हैं कि जैसे कि रिप्रोडक्शन है, उसमें जैसे कोई बैक्टीरिया है, इंसान है, फंगस है, एनीथिंग जिसको हम लिविंग बोल रहे हैं, तो उसमें ये चीज़ें होना ज़रूरी है। जैसे कि रिप्रोडक्शन है, ग्रोथ है, मेटाबॉलिज्म है, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट को सेंस करने की ताकत, सेल्फ रिप्लिकेशन होती है उसमें, और वो कॉन्शियस है, और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, वो हर सेल से बना है। जैसे कि बॉडी की सबसे बेसिक फंक्शनल यूनिट होती है सेल। तो इन चीज़ों को, ये तो डिफाइनिंग फीचर है लिविंग का, जो हमने माना है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये चीज़ें होती हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर लिविंग में ये सारी चीज़ें हों, या कुछ चीज़ें इनमें ऐसी भी हैं जो नॉन लिविंग में भी होती हैं। जैसे कि एग्जांपल है ग्रोथ। अब एक माउंटेन है, एक पहाड़ है, वो भी कभी पहाड़ कम ऊंचा होता है, फिर अर्थ के अंदर टेक्टोनिक मूवमेंट होती है तो वो बढ़ जाता है, पहाड़ बड़ा हो जाता है टाइम के साथ, तो उसको हम लिविंग तो नहीं बोलेंगे। तो फिर हमने इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया। ये जो डिफिनीशन है, उन दो कैटेगरी के हिसाब से इन सारे जो ये चीज़ें हैं, इनको हमने दो पार्ट में बांट दिया, जिनमें से हमने बोला कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और कुछ ऐसी हैं जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। तो किसी चीज़ को लिविंग बोलने के लिए उसका डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है तो वो चीज़ लिविंग नहीं मानी जाएगी। जैसे अब एक रिप्रोडक्शन का हम एग्जांपल लेते हैं। ह्यूमन बीइंग है, बहुत सारे ह्यूमन बीइंग ऐसे भी हैं जो इनफर्टाइल होते हैं, उनके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता है। एक कपल है लेकिन उनके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता है, उनका ऑफस्प्रिंग नहीं है, उनका बच्चा पैदा नहीं होता है, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि वो कपल लिविंग नहीं है। दे आर ऑल्सो लिविंग, वो लिविंग है लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं, उस बेसिस पर हमने
दो पार्ट में इसको डिवाइड किया है। एक को हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोलेंगे, जो कि लिविंग में तो होती ही है, प्लस साथ में वो नॉन लिविंग में भी हो सकती है। लेकिन जो दूसरा पार्ट है, जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग में ही होगी। वो किसी नॉन लिविंग चीज़ में वो प्रॉपर्टी नहीं हो सकती है, और उस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हम देखेंगे कि कोई भी चीज़ अगर लिविंग है तो उसकी दो प्रॉपर्टी हो सकती है, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। हमेशा याद रखें, लिविंग थिंग की दो प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी है कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। अब हम इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी का मतलब वो प्रॉपर्टी है जो प्रॉपर्टी लिविंग में तो होती ही होती है, नहीं भी हो सकती है। जैसे कि रिप्रोडक्शन, सबसे अच्छा एग्जांपल इसका रिप्रोडक्शन है समझने के लिए। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ लिविंग है तो ज़रूरी नहीं है कि रिप्रोडक्शन उसमें हो ही हो। जैसे कि कुछ ह्यूमन बीइंग हैं जो कि लिविंग तो होते हैं लेकिन उनके बच्चे नहीं होते ऑफस्प्रिंग। तो ऐसी जो प्रॉपर्टी है उनको हम बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी। और ये कई सारी प्रॉपर्टी हैं जो कि लिविंग में भी हो सकती है और नॉन लिविंग में भी हो सकती है। तो हम इसके बेसिस पर डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं कि क्या चीज़ लिविंग है क्या नॉन लिविंग, क्योंकि ये प्रॉपर्टी तो नॉन लिविंग में भी है। तो हम कहते हैं कि अगर रिप्रोडक्शन है तो लिविंग में तो रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है बहुत सारी चीज़ में, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन हर लिविंग में होता ही होता है, ऐसा नहीं है। ये कुछ प्रॉपर्टी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी वो ऐसी भी हैं जो नॉन लिविंग में भी होती हैं और लिविंग में भी होती हैं। तो इस बेसिस पर भी हम अलग नहीं कर सकते हैं लिविंग और नॉन लिविंग को। तो इसके लिए हमने ये कैटेगरी बनाई है। और जो दूसरी कैटेगरी है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि ये प्रॉपर्टी हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगी ही होगी, और इसके साथ ये प्रॉपर्टी किसी भी नॉन लिविंग चीज़ में नहीं हो सकती है किसी भी हालत में। जैसे इसका एग्जांपल है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो बॉडी की जो सारी रिएक्शन है उसके सम को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मतलब एक सेलुलर लेवल से देखें या बहुत बड़े लेवल से देखें, मैं अपना हाथ हिला रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, ये भी मेटाबॉलिज्म से हो रहा है। दिस इज ऑल्सो मेटाबॉलिज्म। बॉडी का हर रिएक्शन एक मेटाबॉलिज्म है, और उन सब रिएक्शन को मिला के भी एक मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये सिर्फ लिविंग में ही होगी, और ये किसी नॉन लिविंग में नहीं हो सकती। और अब हम बताएंगे, ये नीट में हमेशा पूछा जाता है, और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, अगर इस चैप्टर से आता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जितनी इम्पोर्टेंट चीज़ उनमें से एक है कि ये तो सवाल इससे आना आ रहा है कि कौन सी चीज़ जो है जो किसी लिविंग थिंग के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। अब हम उन चीज़ों को लिस्ट कर देते हैं कि कौन सी इस कैटेगरी में है, कौन सी इस कैटेगरी में है। उसके बाद एक एक करके हम उनको डिफाइन भी कर देंगे। दिस इज अ लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज दैट विच प्रॉपर्टीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज एंड विच प्रॉपर्टीज आर डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो चीज़ जानदार है या जीवित है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज है वो ये है, और इसकी जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है वो ये है। तो हम एक एक करके इनका नाम देख लेते हैं, फिर हम एक एक करके इनको डिटेल में इसको हम पढ़ेंगे। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है उनमें ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, एक रिस्पॉन्स है कि उनको जैसे हम टच करें तो रिस्पॉन्स हो, या कुछ बोले तो वो हमको बोले, जैसे कि ह्यूमन बीइंग आप हाय बोलेंगे वो भी आपको हाय बोलेंगे, इस तरह से। और प्रॉपर्टी है सेंस एनवायरनमेंट, कि आसपास एनवायरनमेंट कैसा है वो सेंस करना। दिस इज ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस तरह से सेल्फ रिप्लिकेशन है, सेल्फ ऑर्गेनाइज है, इंटरेक्ट एंड इमर्ज है। और जो हमने डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है वो देखी है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है हर लिविंग थिंग की, हर जानदार चीज़ की, हर जीवित चीज़ की। और मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस, ये प्रॉपर्टीज जो है इनको हम बोलते हैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। इनका दोनों का मतलब क्या है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इनको हम एक एक करके अब हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, और इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इतना 11th की बायोलॉजी के लिए, और अगर बोर्ड में आता है तो बोर्ड के लिए भी, और नीट के लिए इतना इनफ है। इससे ज़्यादा आपको कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज इनफ फॉर 11th 12th एंड नीट ऑल्सो। ग्रोथ का मतलब है
किसी भी चीज़ का बढ़ना। जैसे कि लिविंग थिंग्स में दो तरीके से ग्रोथ होती है। एक तो उनका सेल डिवीज़न होता है, जिसकी वजह से उनका नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ता है, या फिर एक ही इंडिविजुअल में जो सेल डिवाइड होते हैं तो वो चीज़ बड़ी होती जाती है, इसको ग्रोथ कहेंगे। या दूसरे तरीके से ग्रोथ होती है जब सेल्स बड़े होते हैं। तो एनसीईआरटी की लैंग्वेज में इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। इसका मतलब ये है, मैं लिख देता हूँ, इंक्रीज इन मास प्लस इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल। और जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनमें ग्रोथ होती है। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होती है सेल डिवीजन से, और प्लांट्स में भी ग्रोथ होती है सेल डिवीजन से। हालांकि दोनों में फ़र्क है। जो एनिमल्स होते हैं या जैसे कि ह्यूमन बींग्स होते हैं, इनमें जो ग्रोथ होती है एक एज के सर्टेन लेवल तक होती है, उसके बाद ग्रोथ रुक जाती है, या फिर सेल्स जो है वो ग्रो नहीं करते हैं, सिर्फ रिपेयर होते हैं। पुराने सेल डैमेज होते हैं, नए सेल बनते जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनमें हमेशा थ्रू आउट द लाइफ ग्रोथ होती रहती है, एक्सेप्शन होते हैं। या फिर हम प्लांट का अगर एग्जांपल ले लें तो प्लांट्स में थ्रू आउट द लाइफ ग्रोथ होती रहती है। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, उनमें ग्रोथ कैसे होती है उसको अगर हमें देखना है, डिमॉन्स्ट्रेट करना है, तो हम लैब में देख सकते हैं माइक्रोस्कोप के अंडर में। जैसे कि उनका कल्चर मीडियम होता है, कल्चर मीडियम दे देते हैं और उसमें कुछ बैक्टीरिया डाल देते हैं। फिर कुछ घंटों के बाद देखते हैं या एक दिन के बाद तो उनकी ग्रोथ हुई रहती है, वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जो एक से ज़्यादा सेल से बनते हैं, एक सेल से ज़्यादा सेल से बनते हैं जो ऑर्गेनिज्म, उनको हम मल्टी सेलुलर बोलते हैं। उनके अंदर जो ग्रोथ होती है वो जो रिप्रोडक्शन है उससे अलग होती है। ये फ़र्क होता है यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में। क्योंकि जो यूनिसेलुलर होते हैं ऑर्गेनिज्म, उनके अंदर जो सेल डिवीज़न होती है वही ग्रोथ भी होती है और वही रिप्रोडक्शन भी होती है। एक सेल से 2 बना, 2 से 4 बना, 4 से 8 बना, 8 से 16 बना। तो ये उनका ग्रोथ भी है और रिप्रोडक्शन भी है। लेकिन जो हायर ऑर्गेनिज्म है या ह्यूमन बींग हम कह लें, इनके अंदर ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। एक रिप्रोडक्शन अलग है, ग्रोथ अलग है। इंसान एक बच्चा पैदा होता है, बच्चे से बड़ा होता है, एक जाइगोट से एक बच्चा होता है, इस तरह से सीक्वेंस में बढ़ता रहता है। और ये अलग है, और जो उसका डेवलपमेंट हो रहा है अलग हो रहा है, और जो नया ऑफस्प्रिंग बन रहा है वो अलग चीज़ है। सो इसको हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलते हैं, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। ये मल्टी सेलुलर में होता है और हायर ऑर्गेनिजम्स में होता है। ग्रोथ को हम लोग डिफाइनिंग प्रॉपर्टी इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जो लिविंग नहीं है लेकिन उनके अंदर भी ग्रोथ होती है। जैसे कि एग्जांपल माउंटेन्स है या सैंड बोल्डर्स है, कुछ वो बालू रेत रखा हुआ है तो वो रेत है, उस पर किसी ने थोड़ी रेत और डाल दी तो वो रेत बढ़ तो गया, लेकिन उसको हम ग्रोथ, वैसा लिविंग ग्रोथ नहीं कहेंगे, वो एक लिविंग चीज़ नहीं है, इसलिए हम ग्रोथ को एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है। अब ये क्या है? ये नेक्स्ट चीज़ है रिप्रोडक्शन। तो बेसिकली रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है जब उसके ऑफ स्प्रिंग होंगे या प्रोजेनी होंगे तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन। ऑर्गेनिज्म से उसका प्रोजेनी। तो रिप्रोडक्शन का एग्जैक्ट मीनिंग हुआ द प्रोडक्शन ऑफ
ऑफ स्प्रिंग या फिर हम उसको प्रोजेनी भी बोलते हैं फ्रॉम पेरेंट्स, ये प्रोसेस है इज़ रिप्रोडक्शन। और जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जहाँ पे 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, तब जो बच्चे पैदा होते हैं वो बहुत सिमिलर होते हैं, मतलब काफ़ी मिलते जुलते होते हैं एक दूसरे से। अभी यहाँ डिफरेंस है। और असेक्सुअल में कैसे होते हैं? आइडेंटिकल। तो अभी सिमिलर में और इस आइडेंटिकल में डिफरेंस है। सिमिलर का मतलब है कि मिलते जुलते होते हैं, एक जैसे हो सकते हैं। जैसे कि अब एक इंसान है, उसके 4 बच्चे हैं, चारों, तो वो चारों भाई बहन होंगे, तो काफ़ी मिलते जुलते भी हो सकते हैं, काफ़ी अलग भी हो सकते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड सिमिलर। इन दोनों वर्ड्स में डिफरेंस है, ध्यान से देखने वाली बात है। इसमें काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज़ होकर गलत कर देते हैं। तो और जो आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल का मीनिंग है एग्जैक्ट, सेम टू सेम, सेम टू सेम, जिसको हम क्लोन भी बोलेंगे, जो कि बैक्टीरिया वगैरह में होता है। ओके, अब हम एग्जांपल ले लेते हैं कुछ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। जैसे कि फंगस में हो जाता है स्पोर्स, ये असेक्सुअल का एग्जांपल है। बैक्टीरिया में फिजन, ठीक है। और ईस्ट एंड हाइड्रा में होती है बडिंग। ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है कई बार नीट में। ईस्ट और हाइड्रा में वो क्या होती है? बडिंग होती है। उसके बाद एक रीजनरेशन होता है, वो होता है प्लेनेरिया में। ये एग्जांपल याद करना, ये भी आ सकता है। रीजनरेशन होता है, इसको हम ट्रू रीजनरेशन भी बोलते हैं या फिर फ्रेगमेंटेशन भी बोलते हैं, ठीक है। और ये किस में होता है? प्लेनेरिया में होता है। प्लेनेरिया को हम क्या बोलते हैं? और फ्लैटवर्म भी बोलते हैं, ठीक है। अब जब रिप्रोडक्शन की बात हो रही है, तो जो यूनी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं या फिर बैक्टीरिया हैं प्रोकैरियोट्स, या फिर यूनी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं, जैसे कि एग्जांपल हो गया अमीबा। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया है, या फिर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हो गया जैसे कि अमीबा है, तो इन लोगों में, या फिर यूनिसेलुलर अलगा हो गया, तो इन सब में जो यूनिसेलुलर है, इनमें रिप्रोडक्शन और ग्रोथ हम सेम मानते हैं, क्योंकि हमें क्लियर कट डेफिनेशन नहीं पता है कि उनमें रिप्रोडक्शन क्या है, ग्रोथ पता क्या है। क्योंकि वो जैसे कि एक सेल है, एक से 2 बने, फिर 2 से 4 बनेंगे, इन दोनों, इससे 2 निकल गए, फिर इससे 2 निकल गए। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये इसको ही हम रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं, और साथ साथ में हम इसको ग्रोथ भी बोलते हैं। मतलब यूनिसेलुलर अलगा हो गया, या फिर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हो गए जैसे कि अमीबा एग्जांपल है, और बैक्टीरिया, इन दोनों में जो ग्रोथ है वही रिप्रोडक्शन भी है, या फिर जो रिप्रोडक्शन है वही ग्रोथ है। हम इंटरचेंज करके टर्म यूज़ कर सकते हैं। और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ये चीज़ अलग होती है, उनमें ग्रोथ
और रिप्रोडक्शन एक नहीं होते हैं, अलग अलग चीज़ होते हैं। और एनसीईआरटी में लिखा है कि इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। एक्सक्लूसिव मतलब अलग अलग, बिल्कुल डिफरेंट है। ये किस में है? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो अब एक और हम इम्पोर्टेंट चीज़ समझते हैं ये कि जिन ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उसको हम लिविंग माने या नॉन लिविंग माने। या फिर अगर हम ये कहते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म है उसमें अगर वो लिविंग है तो रिप्रोडक्शन होगा ही होगा, तो ये चीज़ हम देखते हैं। ऐसा हमेशा सही नहीं है, क्योंकि कुछ स्ट्राइल भी होते हैं। एक वो हॉर्स एक टाइप का होता है जो स्ट्राइल होता है, जिनसे रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है, फिर भी वो लिविंग है। इसका मतलब ये है कि रिप्रोडक्शन को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग नहीं मानते हैं, रिप्रोडक्शन को हम कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग मानते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो लिविंग है उनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है। ठीक है। और एक और चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट ये है, कोई भी नॉन लिविंग थिंग में रिप्रोडक्शन नहीं होता है। व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म इज़ द सम टोटल of all reaction in an organism. The sum total of all reaction in the body is called metabolism. हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी रिएक्शन हो रही है, सेल के अंदर हो रही है, सेलुलर लेवल पे या फिर कहीं और हो रही है, किसी भी बॉडी के पार्ट में हो रही है, तो जो एक छोटी से छोटी रिएक्शन एक सेल के अंदर होती है वो भी मेटाबॉलिज्म में होती है। और जब हम हर रिएक्शन को सम अप कर लेते हैं, जो पूरी बॉडी ओवरऑल जितनी रिएक्शन हो रही है, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। बॉडी में हर वक्त जो है वो रिएक्शन होते रहते हैं, बहुत सारे रिएक्शन होते रहते हैं, केमिकल चेंजेस होते रहते हैं। तो उन केमिकल चेंजेस को हम मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं या फिर मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ऑर्गेनिज्म कोई भी हो, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो या फिर बैक्टीरिया ही क्यों ना हो, उनके अंदर हर वक्त मेटाबॉलिज्म होता रहता है। इसलिए हम मेटाबॉलिज्म को डिफाइनिंग कैरेक्टर बोलते हैं। क्योंकि अगर कहीं पे जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर अगर मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो उसको लिविंग मानना इम्पॉर्टेंट है, उसको हम लिविंग मानेंगे, ज़रूर मानेंगे। क्योंकि अगर मेटाबॉलिज्म हो रहा है, क्योंकि और किसी चीज़ में जो चीज़ नॉन लिविंग है उसमें मेटाबॉलिज्म कभी नहीं हो सकता है। नो नॉन लिविंग थिंग कैन परफॉर्म मेटाबॉलिज्म। इसका मतलब है कि अगर कोई चीज़ लिविंग नहीं है तो उसमें किसी भी हालत में मेटाबॉलिज्म नहीं हो सकती है। हम मेटाबॉलिक रिएक्शन को कैसे शो करते हैं? हम लैब में इन विट्रो एक सेल फ्री सिस्टम बनाते हैं जिसमें हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस को शो करते हैं। कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो हम सेल्स के बाहर शो करते हैं। तो वैसे जो रिएक्शन है, जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है, जैसे बॉडी में कोई रिएक्शन, इसका एग्जांपल एक है जैसे डायलिसिस है। तो जब इंसान का डायलिसिस होता है तो किडनी का काम हम एक मशीन को दे देते हैं। जो फिल्ट्रेशन होती है किडनी की जगह मशीन के द्वारा होती है। तो वो प्रोसेस जो है वो उसको हम लिविंग भी नहीं बोल सकते और नॉन लिविंग भी नहीं बोल सकते। जो रिएक्शन हम लैब में करते हैं आउटसाइड ऑफ बॉडी, जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती हैं जिनको हम लैब में करते हैं बॉडी के बाहर, किसी ऑर्गेनिज्म के बाहर, वो लिविंग थिंग तो नहीं है लेकिन लिविंग रिएक्शंस। इसलिए हम बोलेंगे कि जो सेलुलर फॉर्म ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है ये एक डिफाइनिंग कैरेक्टर होता है या डिफाइनिंग फीचर होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अगर कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है या कोई भी चीज़ जो लिविंग है तो ये इम्पॉर्टेंट है कि वो सेलुलर फॉर्म से बना होगा, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होगा वो सेल होगा।
वो सेलुलर फॉर्म से बना होता है, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम, फिर वो पूरा ऑर्गेनिज्म ऐसे बनता है। अब हम पढ़ेंगे सेल्फ कॉन्शियसनेस और रिस्पॉन्स। जब भी इन्वायरमेंट में कोई स्टिमुलस होता है, जैसे कि किसी ने हमें आवाज़ दी तो हमें सुनाई देता है, हम उसको रिस्पॉन्स करते हैं, या किसी ने ऐसे छुआ या चींटी काटी तो हमें पता चलेगा, तो ये चीज़ रिस्पॉन्स है। जो हम रिस्पॉन्स कैसे करते हैं किसी भी स्टिमुलस का, तो ये दो चीज़ कॉम्प्लिकेटेड तो है, लेकिन ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। एंड कॉन्शियसनेस एंड रिस्पॉन्स हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, चाहे वो एक बैक्टीरिया हो या फिर प्लांट हो या फंजाई हो, ये सब में होता है। कि अगर कोई पेशेंट है जो कोमा में है और उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है, या फिर वो आर्टिफिशियल हार्ट पर है और आर्टिफिशियल किडनी या लंग्स पर है, तो ऐसे पेशेंट को हम क्या कहेंगे? ऐसे पेशेंट को ब्रेन डेड कहेंगे। तो इसका एक्चुअल मीनिंग ये होता है कि अगर कोई पेशेंट ब्रेन डेड है तो हम उसको डेड मानेंगे, क्योंकि कॉन्शियसनेस वाली जो फीचर है वो कहाँ से होती है? वो तो ब्रेन से होती है। तो जब ब्रेन डेड है तो उस सिचुएशन में हम इंसान को डेड मानेंगे, क्योंकि वो कम्प्लीटली डेड है, वो मर चुका है। ही इज़ नॉट लिविंग नाउ, ही इज़ डेड। एक और प्रॉपर्टी होती है जो इम्पोर्टेंट होती है, जो कि है इंटरैक्शन। ओके, सो इंटरैक्शन क्या होता है कि जितने भी बॉडी के पार्टिकल्स हैं, जैसे एक सेल्स है या सेलुलर लेवल पर, सब सेलुलर लेवल पर जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिनसे मिलके सेल बना हुआ है, तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि जब तक इनमें इंटरेक्शन होता है तब तक ये काम करती हैं। अगर इंटरेक्शन नहीं है तो ये काम नहीं करेंगी। जैसे एक एग्जांपल, एक टिश्यू है जो कि ऐसा एक टिश्यू है, जस्ट इमेजिन, और ये बहुत सारे सेल से मिलके बना है, ठीक है। और अभी अगर ये टिश्यू काम कर रहा है, इट इज़ वर्किंग, लेकिन अगर इस टिश्यू को हम अलग कर दें, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें या काट दें, और हम सेल्स को फ्री कर दें, तो अब ये सेल्स क्या हो जाएंगे? डेड हो जाएंगे, ये काम करना बंद कर देंगे। तो ये चीज़ इंट्रैक्शन होती है। जैसे एक एग्जांपल, जैसे इंसान का हार्ट है, लंग्स है, ब्रेन है, आइज़ है, बहुत सारी चीज़ों से मिलकर इंसान बना है। लेकिन अगर मैं अपनी आँखें निकाल के यहाँ पर रख दूँ तो आँखें ज़िंदा थोड़ी रहेंगी। ऐसा थोड़ी है कि मैं आँखों का नस काट दूँ और ब्रेन से अलग कर दूँ तो वो आँख कैमरा की तरह काम करेगा। अगर ऐसा होता तो लोग आँखों को वेब कैम की तरह यूज़ करते। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। कि जो इंट्रैक्शन है ये बहुत मैटर करती है, चाहे वो ना हो सब सेलुलर, जो कि सेल्स के अंदर जो पार्टिकल हैं उनको भी अगर हम अलग अलग कर दें तो वो डेड हो जाएंगे। लेकिन अगर वो एक साथ हैं तो मिलके सेल बनाते हैं, जो कि काम करता है। बहुत सारे मिलके सेल मिलके फिर टिश्यू बनाते हैं, वो भी काम करता है। और फिर बहुत सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, वो भी काम करता है। और अगर इन चीज़ों को हम अलग अलग कर दें तो कोई कुछ काम नहीं करेगा। इसलिए हम कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, जो मैंने आपको अभी बताया है। स्टिमुलाई जो है वो स्टिमुलस का प्लूरल है। बायोलॉजी इज़ द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ एंड इट इज़ द स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। एंड इसलिए हम कहते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो, ये सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं लिंक है, जेनेटिकली लिंक है। और जो इनका लिंकेज जो है वो ये कॉमन जेनेटिक मटेरियल शेयर करते हैं। अगर हम लोग अपने आसपास देखें तो हमको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, या वो इंसेक्ट्स है या बर्ड्स है या कोई प्लांट है या फिर एक एनिमल ही है, एक इंसान है, ह्यूमन है, कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जिसको हम देख नहीं सकते अपने खुली आंखों से, जिनको देखने के लिए हमें एक माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। और जैसे जैसे हम एरिया बढ़ाते जाते हैं तो डाइवर्सिटी बढ़ती जाती है। जैसे कि एक ये कमरा है, इसमें कुछ ही चीज़ें हो सकती हैं। अब हम एक पूरा एरिया ले लें तो बहुत तरह के ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, कुछ लिविंग कुछ नॉन लिविंग हो सकते हैं। तो जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं, इन सबको मिला के हम क्या बोलते हैं? डाइवर्सिटी। ऑल द थिंग्स अराउंड अस कंप्राइज डाइवर्सिटी। सम ऑफ देम आर लिविंग, सम ऑफ देम आर नॉन लिविंग, बट दे ऑल आर टुगेदर कॉल्ड डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी में दो तरह की चीज़ें हैं, एक जो नॉन लिविंग है और दूसरी जो लिविंग है। तो नॉन लिविंग थिंग से हमको ज़्यादा पढ़ना नहीं है कुछ, तो हम देखेंगे जो चीज़ें लिविंग हैं। तो जो चीज़ें डाइवर्सिटी में लिविंग है उसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। और बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास है जो लिविंग है, और नंबर ऑफ़ स्पेसीज़। इसका कहने का मतलब ये है कि जो हम जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो सबसे नीचे जो सबसे स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन होती है, बहुत ख़ास करके बनाया जाता है सबसे नीचे लेवल पे, वो होती है स्पेसीज़।
जैसे कि ह्यूमन बीइंग है, होमो सेपियंस एक तरह का स्पेशीज़ है। मैंगो प्लांट है, मैंगीफेरा इंडिका जिसको हम बोलते हैं, तो वो भी एक स्पेशीज़ है। तो इस लेवल पर जब हम आते हैं तो जितनी अलग अलग तरह की चीज़ें हैं ये सब हम मिला के हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। अर्थ पे जितनी भी तरह की स्पेशीज़ हैं उनके नंबर और टाइप्स को हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑन अर्थ, इसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। अर्थ पे टोटल जो नंबर ऑफ स्पेशीज़ है वो 1.7 टू 1.8 मिलियन है। इसका मतलब है 17 से 18 लाख स्पेशीज़ है, लगभग 18 लाख स्पेशीज़ है अर्थ पे प्रेजेंट। जैसा कि हमने देखा अर्थ पे मिलियन ऑफ स्पेशीज़ है, लगभग 1.7 टू 1.8 मिलियन। और जितनी भी स्पीशीज़ हैं जिनको को हम जानते हैं वो हम अपने एरिया में लोकल नेम से जानते हैं। तो इसके वजह से प्रॉब्लम होती है, जैसे कोई इंसान, हम यहाँ पे आम को आम बोलते हैं, मैंगो को आम बोलते हैं, अब किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं हो सकता है वहाँ कुछ और लोग बोलते हों, तो इस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसलिए जितनी भी चीज़ें हैं उनके नाम को स्टैंडर्डाइज़ करने के लिए या फिर एक स्टैंडर्ड नाम रखने के लिए जिस नाम से वो पूरी दुनिया में एक ही नाम से जाने जा सके, इसलिए हमने एक प्रोसेस को अपनाया जिस प्रोसेस का नाम है नोमेनक्लेचर। सो दिस इज़ नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मतलब ये होता है कि हम दुनिया की हर चीज़ जितनी भी लिविंग है उसको एक ऐसा नाम दें जो उसका यूनिक नाम हो, और उस नाम से ही उस चीज़ को हम पूरी दुनिया में एक ही नाम से बुलाएं, चाहे वो इंडिया हो या चाइना हो या जापान हो या फिर यूनाइटेड स्टेट्स हो। हम उस नेम से ही उस चीज़ को बुलाएंगे, जो भी स्पीशीज़ है उसका नाम एक यूनिक होगा और पूरी दुनिया में वही नाम होगा। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का जो प्रोसेस है, जो हम किसी भी चीज़ का नाम रखते हैं, वो तभी पॉसिबल है जब हम उस चीज़ के बारे में जानें कि ये चीज़ है क्या, इसको डिस्क्राइब कैसे करते हैं, इसमें क्या इसकी ख़ास बात है, क्या फ़ीचर है, इन चीज़ों को, तभी हम उसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को जानने के लिए, मतलब उस चीज़ को पहचानने के लिए एक दूसरा प्रोसेस था जिस प्रोसेस का नाम था आइडेंटिफिकेशन। पूरी दुनिया के साइंटिस्ट ने फिर क्या किया कि उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जो ऑर्गेनाइजेशन का काम ये था कि वो हर चीज़ का एक यूनिक नाम रखे। और जब वो नाम रखते थे किसी भी लिविंग चीज़ का, तो ये ध्यान रखते थे कि उस नाम का वो नाम किसी और ऑर्गेनिज्म को नहीं दिया गया हो। वो इस बात का ध्यान रखते थे कि एक नाम के दो ऑर्गेनिज्म बिल्कुल नहीं हो। जैसे कि एक बैक्टीरिया है, उसको हम एक एक नाम दे दिया, साल्मोनेला टाइफी, तो वो इंश्योर करते थे कि कोई और भी दूसरे टाइप का बैक्टीरिया जो है उसका भी सेम नाम नहीं हो, साल्मोनेला टाइफी नहीं हो। अगर दूसरा बैक्टीरिया मिलता है तो हम उसका दूसरा नाम रखेंगे, चाहे वो दुनिया के किसी दूसरे कोने में मिले। तो इससे ये फ़ायदा हुआ कि जितनी भी लिविंग चीज़ें थीं सबका जो एक स्पेसीज़ का एक ही नाम होगा, यूनिक नाम होगा, और पूरे दुनिया में कोई कहीं भी चला जाए उसको उस नाम से ही जाना जाएगा। और नाम रखने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन, जो संस्था बनाई गई, वो दो संस्था बनाई गई। एक थी ICBN, जिसका मतलब है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर, जो कि प्लांट्स का नाम रखती थी। और दूसरी जो थी वो ICZN थी, जो कि इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर है। तो ये जो थी ये एनिमल्स का नाम रखती है। वीडियो में आप जान बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है। इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम्स टू ऑल नोन ऑर्गेनिज्म। तो आइए हम इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जैसे हमने देखा था कि साइंटिस्ट ने एक सिस्टम तो बनाया कि एक नोमेनक्लेचर होगा, जो जितने भी नॉन ऑर्गेनिज्म हैं सबका एक नाम होगा और वो नाम यूनिक होगा। तो ये बात तो तय हो गई, डिसाइड हो गई। लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम ये आई कि जो हम नाम बनाएंगे वो नाम रखने का तरीका क्या होगा, कि नाम होगा या फिर 2 वर्ड का एक नाम होगा, मतलब एक ऑर्गेनिज्म को 2 वर्ड से जाना जाएगा या 3 वर्ड से जाना जाएगा। तो इन चीज़ों के लिए फिर हमने एक सिस्टम बनाया जिस सिस्टम का नाम था बायनोमियल नोमेनक्लेचर। जो नेम होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का या किसी स्पेशीज़ का, उसके 2 कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है जेनरिक नेम और दूसरा कंपोनेंट होता है स्पेसिफिक एपिथेट। और ये नाम पूरी दुनिया में हर जगह सेम होता है। जिस साइंटिस्ट ने हमें ये सिस्टम दिया उनका नाम था कैरोलस लीनियस। बायनोमियल नोमेनक्लेचर को अब हम ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए देखते हैं कि ये कैसे लिखा जाता है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं मैंगो का, जिसको हम साइंटिफिक नेम में बोलते हैं मैंगीफेरा इंडिका।
इस एग्जाम्पल में हमने 2 वर्ड्स लिखे हैं। पहला वर्ड क्या है, मैंगीफेरा, दूसरा वर्ड क्या है, इंडिका। तो जो पहला वर्ड है ये वाला पार्ट, ये होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का जीनस। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे कि जीनस क्या है और स्पीशीज़ क्या है। तो जो पहला पार्ट है वर्ड का वो है जीनस, और जो दूसरा पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है ये है स्पीशीज़। जो सबसे पहला रूल है उसके हिसाब से जो भी नाम होगा, जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में जो भी हम नाम लिखेंगे, उस हिसाब से ये जो दोनों वर्ड्स हैं ये हमेशा एक लैंग्वेज होती है लैटिन, तो ये हमेशा लैटिन लैंग्वेज में लिखी जाएगी। और जो लिखने का तरीका है वो होता है इटैलिक। इटैलिक एक फ़ॉन्ट होती है, एक लिखने का तरीका होता है। तो और लैटिन एक लैंग्वेज है, जैसे कि एक हिंदी लैंग्वेज है, उर्दू लैंग्वेज है, इंग्लिश है, वैसी एक लैंग्वेज लैटिन भी है। तो जब भी हम नाम लिखते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि अगर ये नाम जो है ये लैटिन से डिराइव किया हुआ है, लैटिन से निकाला गया है, जैसे कोई एक फल है, कोकोनट है, तो लैटिन में उसको क्या कहते हैं वो नाम हम हमेशा लिखेंगे। और ये पूरी दुनिया में ऐसे ही चलता है। और उसका ओरिजिन कोई भी हो, जैसे कि कोई प्लांट है वो चाइना में पैदा होता है प्लांट, लेकिन फिर भी उसका नाम हम जब लिखेंगे तो लैटिन में ही लिखेंगे, उस लैटिन लैंग्वेज में उस प्लांट को क्या बोलते हैं वो हम यहाँ लिखेंगे। और जो लिखने का स्टाइल है, जिस जिस स्टाइल में हम लिखते हैं उसको हम बोलते हैं इटैलिक्स। दूसरा रूल जो है वो ये है कि जो ये फर्स्ट वर्ड है ये हमेशा क्या होता है, जीनस होता है, और जो ये सेकंड वर्ड है ये क्या होता है, ये स्पीशीज़ होता है। तीसरा रूल ये है कि जब भी हम कोई भी नाम लिखते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के हिसाब से, तो दोनों वर्ड्स को हम सेपरेटली क्या करते हैं, अंडरलाइन करते हैं, जैसे मैंने यहाँ किया है। ये एक ही लाइन होती है, एक बार अंडरलाइन करते हैं, जैसे ये वाला है। इसको अंडरलाइन करना इंपॉर्टेंट है जब भी अगर हम हाथ से लिख रहे हैं, अगर ये हैंड रिटेन है। जब हम प्रिंट में नाम लिखते हैं तो हम इसको इटैलिक्स में लिखते हैं, वो एक लिखने का तरीका होता है इटैलिक्स। तो इटैलिक्स में लिखते हैं हम, ताकि ये पता चले कि इसका ओरिजिन जो है वो लैटिन है, इस नाम का ओरिजिन लैटिन है, इसलिए हम इसको इटैलिक्स में लिखते हैं। और चौथा रूल ये है कि ये जो दोनों नेम हैं, तो जो पहला वर्ड है नाम का, इसका जो पहला लेटर है ये हमेशा कैपिटल होगा, ये वाला। जैसे कि इस एग्जांपल में एम है तो ये एम क्या होगा, कैपिटल लेटर होगा। और जो दूसरा नाम है इसका जो पहला लेटर है ये आई है, ये क्या होगा, ये स्मॉल लेटर होगा। और इसमें हम ऑथर का नाम भी ऐड करते हैं, तो तब ये 3 डिजिट का हो जाता है। तो ऑथर का नाम हम कभी भी लास्ट में ऐड करते हैं, सबसे पहले जीनस, फिर स्पीशीज़, फिर उसके बाद हम ऑथर का नाम ऐड करते हैं। और वो एब्रीवेटेड फॉर्म में होता है, मतलब शॉर्ट फॉर्म में होता है। जैसे कि एग्जांपल, अगर मैंगीफेरा इंडिका का नाम कैरोलस लिनियस ने दिया था तो हम उनका नाम लिखेंगे स्पीशीज़ के बाद और एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। आप इसको देख के समझ सकते हैं, LINN। इसका मतलब ये है कि इस नाम को या इस प्लांट को या इस स्पीशीज़ को सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया था, कैरोलस लिनियस ने डिस्क्राइब किया था, इसलिए ऑथर का नाम इसके स्पेसिफिक एपिथेट के बाद लिखते हैं। नाउ विल सी व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन। सो बाय डेफिनेशन, classification is the process in which anything is grouped into convenient categories which is based on easily observable characters। तो बेसिकली क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि हम किसी भी चीज़ को ग्रुप्स में बांट देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ताकि उनके बारे में पढ़ने में, उनके बारे में समझने में हमें आसानी हो, या उनका नाम देने में। इसका मैं आपको बहुत एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ जिससे आसानी से समझ में आएगा। कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक बास्केट है, अब इसमें कुछ आम पड़े हुए हैं, ओके, कुछ आलू पड़े हैं और कुछ बनाना पड़े हैं। तो अगर हमें इसमें से निकालना हो तो हम क्या बोलेंगे, सारे आम को बाहर निकाल लो। तो एक एक करके सारे आम निकाल लिए। तो ये आम जितने हैं इसको हमने क्या कहा, ये एक कैटेगरी हो गई कि ये तीनों चीज़ क्या है, आम है। तो और ये चीज़ों क्या हो गई, ये तीनों आलू हो गई, और ये दोनों क्या हो गए, केला हो गए, बनाना हो गए। तो दिस इज़ क्लासिफिकेशन। हम चीज़ों को उनके कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड कर दें। जैसे कि एक कैटेगरी है डॉग्स, एक कैटेगरी है कैट्स, एक कैटेगरी है ह्यूमन बीइंग, ये सब एक कैटेगरी है। जैसे कि
सारे प्लांट्स हो गए। सो प्लांट्स इज़ अ कैटेगरी। सारे प्लांट जो है मिल के एक कैटेगरी बनाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, जिसमें हम दुनिया का हर प्लांट डाल देंगे। तो क्लासिफिकेशन का मतलब ये निकलता है कि जो हम नेमिंग करते हैं, तो हम दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो जीवित हैं, उनका हमको सबको नाम देना था। तो हम एक एक करके अगर सबका नाम रखते तो बहुत मुश्किल होती, हमें 17 लाख चीज़ों का नाम याद करना पड़ता। तो ये तो बहुत प्रॉब्लम वाली बात है, 17 लाख चीज़ों का नाम कोई कैसे याद रखेगा। इसलिए हमने क्या किया, हमने जो कुछ कैरेक्टर थे जो ईज़िली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर है, जो कैरेक्टर हम आसानी से, ये चीज़ नोटिस करने वाली है ईज़िली, और ऑब्ज़र्व, जो आसानी से ऑब्ज़र्व हो जाए, खुली आंखों से आप देख लें या समझ लें, ऐसी ऐसे कैरेक्टर। जैसे एक गाय है, गाय के 4 पैर हैं, 2 आँखें हैं, 2 सींग हैं, ये सब उसके ऐसे कैरेक्टर हैं जो ईज़िली ऑब्ज़र्वेबल है, हम आसानी से देख सकते हैं। अब जैसे एक इंसान है, 2 हाथ है, 2 पैर हैं, 2 आँखें हैं, 2 कान हैं, तो ये चीज़ें हम आसानी से ऑब्ज़र्व करते हैं कि हाँ, एक इंसान के 2 आँखें होती हैं, 2 कान होते हैं। इस तरह के हम कैटेगरी बनाते हैं। और जैसे कोई फल है तो आम है। अब आम भी बहुत तरह के होते हैं, लेकिन हम एक जीनस लेते हैं आम का और उसमें सारे आम को डाल देते हैं। ऐसा ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि डॉग्स है, तो दुनिया के सारे डॉग्स को हम क्या करेंगे, एक कैटेगरी में डाल दिया कि जो डॉग है, तो ये एक कैटेगरी हो गई। अब डॉग्स भी कई तरह के हो सकते हैं, बहुत सारी ब्रीड्स होती हैं डॉग की, और कुछ उनके अलग स्पेसीज़ भी हो सकते हैं, तो उसके नीचे एक कैटेगरी यहाँ बन जाएगी। एक जितने भी कैटेगरी हैं, अब जैसे कोई वाइट डॉग है, कोई ब्लैक डॉग है, कोई ब्राउन डॉग है, ऐसा होता नहीं है, ये बस एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो डॉग्स में भी हमने इतनी कैटेगरी बना दी, तो ये क्लासिफिकेशन है, इस तरह से क्लासिफिकेशन होती है। जैसे कि अगर हम बड़े लेवल पे एग्जांपल देखें, तो सबसे क्या होता है, किंगडम होता है, जो बायोलॉजी में होता है। तो ये किंगडम होते हैं, 5 किंगडम होते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमल। तो अब सारे बैक्टीरिया इसमें हैं, सारे प्रोटिस्टा इसमें हैं, और सारे फंजाई इसमें हैं, सारे प्लांट इसमें हैं, सारे एनिमल्स इसमें हैं। अब बैक्टीरिया में भी बहुत सारे हैं ऐसे, तो उनके निकले हुए हैं, एक ऐसा बैक्टीरिया है, एक ऐसा। तो इस तरह से जो हम चीज़ों को ग्रुप करके डिवाइड करते हैं, जो सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं उसको हम एक ग्रुप में रखते हैं। अब जैसे बैक्टीरिया है, तो जितने ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसको हम इसमें रखेंगे, जितने ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसको हम इसमें रखेंगे। इस तरह से होता है, स्ट्रेंथ के बेसिस पे डिवाइड करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह से जब हम डिवाइड करते हैं, चीज़ों को कैटेगराइज करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, और जो चीज़ें सिमिलर हैं उनको एक ग्रुप में रखते हैं, इसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। तो जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, तो जो भी कैटेगरी है, वो हर एक कैटेगरी जो होती है वो एक टैक्सा होती है। द साइंटिफिक टर्म फॉर कैटेगरीज इज़ कॉल्ड अ टैक्सा। जैसे कि ये एक कैटेगरी है, तो ये एक टैक्सा भी है, इसको हम टैक्सा भी बोलेंगे। जैसे ये स्पेशीज़ है, ये एक टैक्सा भी है। टैक्सा का मतलब है कैटेगरी। एक कैटेगरी के जो भी चीज़ें हैं उसको हम बोलेंगे एक कैटेगरी इज इक्वल टू टैक्सा। जैसे ये ऑर्डर है, ये भी एक टैक्सा है। ओके, टैक्सा इज़ अ प्लूरल वर्ड ऑफ टैक्सॉन। तो जब हम डिवाइड करते हैं, तो सबसे ऊपर किंगडम होता है, फिर फाइलम होता है या डिवीज़न, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ऐसे नीचे की तरफ आता है। ये मैं बाद में अच्छे से पढ़ाऊँगा, अभी बस ये टैक्सा समझाने के लिए है कि टैक्सा क्या होता है। हर लेवल पे ये एक टैक्सा है। अब जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई एक ग्रुप ऑफ कैट्स है, ये भी एक टैक्सा है, और ग्रुप ऑफ डॉग्स है, ये भी एक टैक्सा है, क्योंकि सारे डॉग एक कैटेगरी में आ गए तो ये एक टैक्सा हुआ, सारे कैट्स एक कैटेगरी में आ गए तो एक टैक्सा हुआ। सारे, अगर हम मैमल का एग्जांपल लें, सारे मैमल को हमने एक ग्रुप में रख दिया तो टैक्सा हुआ। और मैमल भी अब कई तरह के हैं, तो उनको जब हम डिवाइड करेंगे, कुछ ऐसे मैमल हैं जो पानी में रहते हैं, कुछ ऐसे मैमल हैं जो अर्थ पे रहते हैं। तो ये वाला जो है ये भी एक टैक्सा है, ये वाला जो है ये भी एक टैक्सा है। तो हर कैटेगरी एक टैक्सा है। टैक्सा इज एक्चुअली साइंटिफिक नेम ऑफ एनी कैटेगरी।
तो इस तरह से जितने भी दुनिया के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सबको हमने क्या किया, अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया, या फिर हम कह लें कि अलग अलग टैक्सा में बांट दिया। और ये जो प्रोसेस है जिसमें हम हर एक सिमिलर ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे हैं उनका एक ग्रुप बनाते हैं या एक कैटेगरी बनाते हैं और उसको टैक्सा बोलते हैं। और इस तरह से जो क्लासिफिकेशन होती है इसको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी। नाउ वी विल सी व्हाट इज़ टैक्सोनॉमी। सो टैक्सोनॉमी इज़ एक्चुअली द ऑल ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड इनटू different taxa means categories. So all organisms classified into different taxa based on their characteristics. तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी स्पेसीज़ थी या ऑर्गेनिज्म थे सबको जब हमने डिवाइड किया कैटेगरी वाइज, उनका टैक्सा बनाया, तो इस प्रोसेस को या फिर ये जो क्लासिफिकेशन का प्रोसेस एक्चुअली हमने कैटेगरी बना के किया क्या है, उनको क्लासीफाई किया है। और क्लासिफिकेशन के इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, टैक्सोनॉमी। Taxonomy is actually the process of classification of all organisms based on their categories or based on their characteristics. Okay? तो जब साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन कर ली और सारे चीज़ों को जब उन्होंने टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स बना दिया, तब एक नई प्रॉब्लम स्टार्ट हुई कि हम चीज़ों को डिवाइड तो कर रहे हैं, जैसे कि हम बोल रहे हैं कुत्ता कुत्ता है, बिल्ली बिल्ली है, या फिर पपाया इज़ डिफरेंट फ्रूट, मैंगो इज़ डिफरेंट फ्रूट। तो जब हम चीज़ों को डिवाइड कर रहे थे तो किसी बेसिस पे डिवाइड कर रहे होंगे कि अगर मैंगो है तो वो मैंगो क्यों है, क्योंकि वो पीला होता है, कोई फल हरा हो सकता है, कोई फल लाल हो सकता है। उसके लिए हमने कुछ चीज़ों को बेसिस बनाया जिसके बेसिस पर हम टैक्सोनॉमी करते हैं। और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी। इसका मतलब ये है कि हमने टैक्सोनॉमी किस बिना पे किया है। जैसे अगर दो चीज़ों को हम अलग अलग बता रहे हैं तो किस बिना पे अलग बता रहे हैं। दो पैर पे चलने वाला जानवर एक कैटेगरी में हमने बनाया, और कुछ जानवर जो चार पैरों पे चलते हैं, तो इस तरह से हमने अलग किया। तो ये एक बेसिस है। तो जो बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी जो थे, जो मेन चीज़ें थी वो कुछ थी जो कि बहुत इम्पोर्टेंट थी। उनमें से एक तो एक्सटर्नल फीचर है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको अगर हम मॉर्फोलॉजिकली देखें तो कैसा दिखेगा। एक बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो कैसा दिखेगा, एक इंसान कैसा दिखता है, एक कोई फ्लावर कैसा दिखता है, एक गोट कैसी दिखती है। ऑल दिस थिंग्स आर डिफरेंट। तो वो एक्सटर्नल फीचर हो गए जो हमें खुली आंखों से दिख रहा है, या जो हम देख रहे हैं कि ये जानवर कैसा दिखता है, इसके क्या क्या फ़ीचर हैं, ऐसे बाहर से देख लें। उसके बाद होते हैं इंटरनल फीचर कि बॉडी के अंदर क्या मॉर्फोलॉजी है, क्या एनाटॉमी है, अंदर क्या क्या प्रोसेस हो रहा है, उनके ऑर्गन कितने बड़े हैं, उनके ऑर्गन सिस्टम कैसे हैं। जो इंटरनल चीज़ें हैं वो था इंटरनल। उसके बाद हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल। जब हम टैक्सोनॉमी कर रहे थे और जब हम चीज़ों को कैटेगरी में बांट रहे थे, जैसे कि हमने बैक्टीरिया को रखा एक कैटेगरी में, उसके बाद बैक्टीरिया को भी डिवाइड किया, ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव है, ये तब आप तो आगे MBBS में पढ़ेंगे, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी। तो जब हमने डिवाइड किया, यहाँ तक कि एक इंसान को जब हमने अलग किया तो कि उसको भी हमने सेल के बेसिस पे ही अलग किया है। एक क्राइटेरिया हमारा सेल भी था, जिसमें हम क्या जानते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। जैसे कि प्लांट्स और ह्यूमन क्यों अलग हैं, क्योंकि इनके अलग होने की जो वजह है बहुत सारे, उनमें से एक वजह एक उनका सेल भी है। क्योंकि प्लांट सेल अलग होता है और एनिमल सेल अलग होता है। उनके सेल में सेल वॉल होते हैं जो कि कैल्शियम डिपोजिशन होती है बहुत ज़्यादा वहाँ पर, और एनिमल सेल अलग होते हैं, इसमें सेल वॉल नहीं होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा बेसिस था जिसके ऊपर हम टैक्सोनॉमी करते हैं वो था डेवलपमेंट प्रोसेस। कोई भी ऑर्गेनिज्म किस तरह एक जायगोट से एक बड़ा ऑर्गेनिज्म बनता है या एक छोटा ऑर्गेनिज्म बनता है, या जो कुछ भी बनता है, ये जो प्रोसेस पूरी होती है ये डेवलपमेंट प्रोसेस होती है। और ज़रूरी नहीं है कि हर जो ऑर्गेनिज्म है वो एक तरह से ही बड़ा होता है। जैसे एक ह्यूमन है, ह्यूमन का बच्चा जब पैदा होता है तो एक बेबी पैदा होता है, वो धीरे धीरे बढ़ता है। तो पहले वो बहुत छोटा होता है, फिर वो जुवेनाइल फेज़ में आता है, फिर रिप्रोडक्टिव फेज़ में आता है, फिर सेनेसेंट फेज़ में आता है, ओल्ड एज में आता है। तो ऐसे चलता रहता है, तो हमें पता नहीं चलता है क्योंकि वो बहुत सिमिलर तरीके से ग्रो कर रहा है। लेकिन कुछ जानवर ऐसे भी हैं जिनमें बहुत सारे चेंज होते हैं, मेटाजेनेसिस होती है, मेटामॉर्फोसिस होती है,
उनके पहले लार्वा होते हैं, लार्वा से फिर वो ऑर्गेनिज्म बनता है। जैसे आप एग्जांपल इसका बहुत अच्छा आप देख सकते हैं, फ्रॉग। आप अपनी खुली आंखों से देख भी सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास कहीं तालाब या झील है तो वहाँ फ्रॉग के अंडे होते हैं। तो स्टार्टिंग में वो एक लार्वा होता है, तो बहुत दिनों तक वो लार्वा रहता है, उसके बाद उसकी स्टेज चेंज होती है, तब जाके वो फ्रॉग बनता है। ऐसा ही एक दूसरा एग्जांपल और भी है, जैसे कि कॉकरोच। कॉकरोच में भी बहुत सारे स्टेजेज में उनकी बॉडी में चेंज होती है। वो डायरेक्ट कॉकरोच नहीं बनता है, पहले कुछ और बनता है, फिर कुछ और बनता है, कुछ और बनता है, ऐसे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, तब जाके वो एक कॉकरोच बनता है पूरा। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं डेवलपमेंट प्रोसेस। और जो डेवलपमेंट प्रोसेस हम कंसीडर करते हैं, ये एक बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी है वो है इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है कि वो ऑर्गेनिज्म जो भी है उसका हैबिटेट क्या है, वो कहाँ रहता है, पानी के अंदर रहता है या लैंड पे रहता है या एम्फीबियन है, दोनों पे रहता है। ये तो एक बहुत ब्रॉड वर्ड है इकोलॉजिक। ये बहुत, इसको अगर हम स्पेसिफाई करें तो ये बहुत स्पेसिफाई हो सकता है, बहुत करीब से जाना जा सकता है, देखा जा सकता है। जैसे एक ह्यूमन बीइंग है, तो अगर हम ब्रॉडली कहें तो वो लैंड पे रहते हैं। ह्यूमन बीइंग्स, इंसान ज़मीन पर रहते हैं, धरती पर रहते हैं। लेकिन अगर हम बहुत स्पेसिफिक करके देखें कि उनका हैबिटेट क्या है, तो एक होम्स है, क्योंकि सारे ह्यूमन बीइंग ऑलमोस्ट सभी सब होम्स में रहते हैं, अपने अपने घर में रहते हैं। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है कि जो भी ऑर्गेनिज्म है उसका हैबिटेट क्या है। तो ये भी एक बेसिस है टैक्सोनॉमी का। और इसमें सिर्फ हैबिटेट नहीं होता है, इसमें उनके और भी बिहेवियर होते हैं। इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि वो खाते क्या हैं, उनका फूड चेन क्या है, और वो सांस में क्या लेते हैं। जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि हर ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन लेता हो और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता हो। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है प्लांट। प्लांट तो ऑक्सीजन इनहेल नहीं करते हैं, वो उल्टा ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और ह्यूमन मिक्स ऑक्सीजन लेते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो एन इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑर्गेनिज्म, और इसको हम कंसीडर करते हैं बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी। और इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हमें अभी इतनी डिटेल पे पढ़ना नहीं है। आपके लिए जितना काफ़ी है उतना मैंने आपको बता दिया। अब हम एक चीज़ देखते हैं। अब तक तो हमने देखा कि नॉर्मल जो टैक्सोनॉमी है वो क्या है। तो जब हम टैक्सोनॉमी करते हैं तो डिफरेंट कैटेगरीज बनाते हैं, उनका ग्रुप बनाते हैं। हर एक ग्रुप एक टैक्सा है, हर एक कैटेगरी एक टैक्सा है, और जो पूरा प्रोसेस है इसको हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि साइंटिस्ट ने नोटिस किया कि ये इतने सारे जो सिस्टम हैं ये पुराने हो रहे हैं, क्योंकि अब जो सिस्टम था, जो चीज़ें थी, सब मॉडर्न हो गई थी, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई थी। पहले बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोस्कोप के नहीं होने की वजह से नहीं देखे जा सकते थे, लेकिन बाद में वो भी देखे जाने लगे। और साइंटिस्ट ने डीएनए और आरएनए पे बहुत अच्छा रिसर्च किया, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी रिलेशनशिप पता चले कि ह्यूमन के एंसेस्टर क्या है, प्लांट के एंसेस्टर क्या है। तो इन्होंने एक एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बनाया। तो जब नॉर्मल टैक्सोनॉमी में हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को ऐड कर दें तो उसको हम बोलते हैं सिस्टेमैटिक। सो सिस्टेमैटिक्स का मीनिंग ये है कि सिस्टेमैटिक्स इज़ अ टाइप ऑफ टैक्सोनॉमी। ये भी टैक्सोनॉमी है इन विच वी इंक्लूड evolutionary relationship also. Systematics is a type of taxonomy in which we consider external, internal features of an organism, structure of cell of an organism, and their development process and their ecological information, plus evolutionary relationship also, and all this together is called systematic. जब हम टैक्सोनॉमी में जो एक तो हम नॉर्मल टैक्सोनॉमी कर रहे हैं, जो हम सारे ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर रहे हैं, और किस बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं कि उनका एक्सटर्नल फीचर क्या है, इंटरनल फीचर क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल क्या है, डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है, इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन क्या है। तो यहाँ तक जब हम इतनी चीज़ों को बेसिस बना के हम जब टैक्सोनॉमी कर रहे हैं तो वो नॉर्मल टैक्सोनॉमी, दैट इज़ कॉल्ड टैक्सोनॉमी। लेकिन जब हमने इतनी चीज़ों को अपना बेसिस बनाया, इनके बिना पे हमने टैक्सोनॉमी किया,
क्राइटेरिया बनाया, कैटेगरी बनाया, और साथ साथ में जब हमने इस चीज़ को भी अपने कैटेगरी बनाने में इन्वॉल्व कर लिया कि जब हम चीज़ों को बांटेंगे तो उनके बांटने में हम उनका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी देखेंगे कि जिसका जिससे कोई रिलेशनशिप है इवोल्यूशन के प्रोसेस में, तो उसको हम सेम कैटेगरी में रखें। तो जब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी हमने ऐड कर दिया, तब उस टैक्सोनॉमी को बोलेंगे सिस्टेमैटिक्स। सो सिस्टेमैटिक्स इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ टैक्सोनॉमी इन विच in addition to all the basis of taxonomy we also consider evolutionary relationship between the organism। एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक बुक लिखी, असल में उस बुक को हम बुक नहीं पब्लिकेशन कहते हैं, जिसका नाम था सिस्टेमा नेचरा। दिस इज़ कॉल्ड सिस्टेमा नेचरा। और ये जो पब्लिकेशन थी इसके ऑथर थे कैरोलस लिनियस। इन्होंने ही ये किताब लिखी थी सिस्टेमा नेचरा। ये बहुत इम्पोर्टेंट बुक है और ये अक्सर सवाल पूछा जाता है। सबसे पहले जब बहुत पुराने लोगों ने टैक्सोनॉमी स्टार्ट किया था, चीज़ों को बांटना शुरू किया था कि ये चीज़, इसको हम ये कहेंगे, इसको हम ये कहेंगे, तो उस टाइम जब लोग डिवाइड करते थे तो चीज़ों को अपनी ज़रूरत के हिसाब से डिवाइड करते थे, अपनी यूजेस के हिसाब से डिवाइड करते थे। सो इन ओल्ड एज पीपल यूज टू कैटेगराइज थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूजेस। और वो जो यूजेस थे वो बेसिकली 3 चीज़ होते थे, फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग, रोटी, कपड़ा और मकान। इसीलिए हम भी कहते हैं, आज के ज़माने में भी लोग कहते हैं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, रोटी, कपड़ा और मकान। ये सिस्टेमैटिक्स जो वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है जिसको हम बोलते हैं सिस्टेमा। सिस्टेमा ये एक लैटिन वर्ड है और इससे ही बनाया गया है ये वर्ड सिस्टेमैटिक्स। सिस्टेमा इज़ अ लैटिन वर्ड। देयर इज़ वन मोर थिंग विच वी नीड टू नो एंड दैट इज़ प्रोसेसेस ऑफ टैक्सोनॉमी। जो हम टैक्सोनॉमी करते हैं तो इसके कुछ प्रोसेस होते हैं, उस प्रोसेस के हिसाब से ही हम टैक्सोनॉमी करते हैं। तो वो प्रोसेस क्या होते हैं? तो ये हमारे टैक्सोनॉमी के प्रोसेस हैं। इनमें से एक प्रोसेस है कैरेक्टराइजेशन, एक प्रोसेस है आइडेंटिफिकेशन, एक प्रोसेस है क्लासिफिकेशन और एक प्रोसेस है नोमेनक्लेचर। ये 4 प्रोसेस ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। कैरेक्टराइजेशन होता है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म का हम कैरेक्टर देखते हैं, उसको डिफ़ाइन करते हैं कि ये क्या है। आइडेंटिफिकेशन होता है कि उनको पहचानना होता है। और क्लासिफिकेशन होता है जो उनको हम डिवाइड करते हैं, जब हमने उनको उनका कैरेक्टर निकाल लिया कि उनके क्या क्या फ़ीचर हैं, और जब हमने पहचान लिया कि ये तो ये फ़लाना है, ये क्या है, उसके बाद हम उसको, जब हम सब कुछ उसके बारे में जान गए, तब हम उसको क्लासीफाई करते हैं कि अच्छा ये तो डॉग है, अच्छा ये तो बियर है, अच्छा ये प्लांट है, इस टाइप का। तो तब हम करते हैं क्लासिफिकेशन। और जब हमने क्लासिफिकेशन भी कर लिया, हमको सब कुछ पता चल गया, हमने उसको एक कैटेगरी भी दे दी, तब हम उसको क्या देते हैं, एक नाम देते हैं, नोमेनक्लेचर, जो हमने पढ़ा था। जो और नाम कैसे देते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जो 2 वर्ड्स वाले नाम होते हैं, वो मैं ऑलरेडी आपको डिफ़ाइन कर चुका हूँ। और ये सारे प्रोसेस भी आप पीछे की वीडियो देखें, ये सारे प्रोसेस पीछे की वीडियो में ऑलरेडी डिफ़ाइन किए हुए हैं। आप नोटिस कर लें कि कहाँ पे क्या डिफ़ाइन किया गया है और आप उस हिसाब से देख लें जो भी आपको ज़रूरत है। ऑल दीज थिंग्स आर ऑलरेडी डिफाइंड बाय मी। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इज़ अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। इसका मतलब ये है कि जब हम चीज़ों को क्लासीफाई करते हैं, उनको डिवाइड करते हैं, उनका नाम देते हैं और उनको कॉमन फीचर के बेसिस पर जब हम उनको सिमिलर ग्रुप्स में रखते हैं, तो हर ग्रुप एक यूनिट होता है, उसको हम बोलते हैं यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। और जितनी भी कैटेगरी होती है वो एक रैंक को डिनोट करती है। एवरी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी रिप्रेजेंट्स अ रैंक। जैसे कि हमने एक ग्रुप बनाया इंसेक्ट्स का, जिसमें हमने सारे इंसेक्ट्स को डाला, तो उस ग्रुप को हम एक कैटेगरी कहेंगे और वो एक रैंक को डिनोट करेगा और उसको ही हम बोलेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। जितनी भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ हैं उनको हम एक क्या बोलते हैं, एक कैटेगरी को क्या बोलते हैं, एक टैक्सॉन बोलते हैं, जिसका प्लूरल होता है टैक्सा। जितनी भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ हैं वो हर कैटेगरी जो है वो एक तरह के ऑर्गेनिज्म को उसमें रखते हैं और जो दूसरी कैटेगरी है वो उस वाले से अलग होती है। ऐसा नहीं है कि 2 अलग चीज़ों को हमने एक कैटेगरी में रख दिया, ऐसा नहीं होता है।
हर कैटेगरी में अलग तरह का ऑर्गेनिज्म है। जैसे एक कैटेगरी है जिसमें इंसेक्ट्स है तो उसमें इंसेक्ट ही होंगे, दूसरा कैटेगरी है बर्ड्स है तो उसमें बर्ड्स ही होंगे। इस तरह से हम डिवाइड करते हैं और एक कैटेगरी में एक तरह की चीज़ों को ही रखते हैं। और जब एक तरह की चीज़ों को एक कैटेगरी में रखते हैं उसको हम बोलते हैं होमोलॉगी। होमोलॉगी का मतलब ये है कि बेस्ड ऑन सिमिलर कैरेक्टर्स। क्लासिफिकेशन को और आसान बनाने के लिए हमने टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनाई। इसको हम कहते हैं हायरार्की। टैक्सोनॉमिक हायरार्की का मतलब ये है कि जितनी भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज थी उनको हमने एक वर्टिकल सिस्टम में बांट दिया और 7 रैंक या 7 टैक्सोन बनाए जो इम्पोर्टेंट होते हैं। ऐसे होते तो बहुत सारे हैं लेकिन जितना हमें पढ़ना है उतना ये है। और टैक्सोनॉमिक हायरार्की में सबसे ऊपर और सबसे पहले क्या आता है? किंगडम। किंगडम आता है, फिर फाइलम एनिमल्स के लिए और डिवीज़न प्लांट्स के लिए, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पेसीज़। हम एक एक करके ये भी देखेंगे कि इन सब का क्या मतलब होता है। और उसको याद करने का तरीका है ये सेंटेंस याद करना। इसको याद करने से ये भी याद हो जाता है, कीप पॉन्ड क्लीन और फिश गेट सिक। ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, ये इसका निमोनिक है। नाउ वी विल सी व्हाट इज स्पेशीज़। स्पेशीज़ मीन्स ऑर्गेनिजम्स विथ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़। मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिनमें बहुत फंडामेंटल सिमिलैरिटी होती है, एक जैसे होते हैं बहुत फंडामेंटल लेवल पर, उनको हम एक कैटेगरी में बांट देते हैं और तब वो स्पेशीज़ बनाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब हम हर चीज़ को डिवाइड करते हैं, जैसे जब साइंटिस्ट ने चीज़ों को क्लासीफाई करना स्टार्ट किया, उन्होंने चीज़ों को बांटना शुरू किया कि इसको इस तरह की चीज़ों को हम ये नाम देंगे, इस तरह की चीज़ों को हम ये नाम देंगे। तो बांटने के टाइम उन्होंने ऊपर से स्टार्ट किया और नीचे आते गए, स्पेसिफिक होते गए। जैसे कि सबसे ऊपर क्या आता है? किंगडम। तो साइंटिस्ट ने ये कहा कि दुनिया की जितनी भी लिविंग चीज़ें हैं, जितनी भी जीवित चीज़ें हैं, उनको हम 5 किंगडम में बांटेंगे। तो उन्होंने 5 किंगडम बनाया जो कि होता है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमल। तो उन्होंने कहा कि भाई जितने बैक्टीरिया हैं सबको मोनेरा में डाल दो एक कैटेगरी में। फिर आते हैं प्रोटिस्टा, जितने सिंगल सेल यूकारियोट्स हैं उनको प्रोटिस्टा में डाल दो, और जो फंगस थे उनको फंगस में डाल दो, और सारे प्लांट को प्लांट में डाल दो, और सारे एनिमल को एनिमल में डाल दो। तो उन्होंने सारे एनिमल्स को एनिमल वाले किंगडम में डाल दिया कि चलो भाई सारे एनिमल एक कैटेगरी में होंगे। लेकिन तब उन्होंने देखा कि अच्छा, सारे एनिमल को हमने एक कैटेगरी में डाल तो दिया, लेकिन अब एनिमल भी बहुत अलग अलग तरह के हैं। कोई एनिमल कुत्ता है, कोई एनिमल बंदर है, कोई एनिमल शेर है, कोई एनिमल बिल्ली है। तो एनिमल तो बहुत तरह के थे। तो उन्होंने सोचा कि हम इसको अब और डिवाइड करते हैं और ख़ास बनाते हैं। हम इनमें और भी एक जैसी चीज़ें ढूंढते हैं और उसके बेसिस पे उनको और अलग करते हैं। तो फिर वो रैंक वाइज नीचे आते गए। फिर किंगडम के बाद उन्होंने बनाया फाइलम। फिर उन्होंने जब फाइलम बनाया तो उनको लगा कि अच्छा ठीक है, हमने फाइलम बना के अलग अलग फाइलम में अलग अलग जानवरों को डाल दिया, लेकिन अभी भी कुछ जानवर ऐसे हैं जो अलग अलग है एक ही फाइलम में। तो उन्होंने और डिवाइड किया और ख़ास बनाया। उन्होंने फाइलम में भी बोला कि एक फाइलम में भी अलग अलग तरह के जानवर हैं, हम उनको भी अलग करेंगे और नीचे वाले लेवल पे। तब उन्होंने बनाया क्लास। ऐसे करते करते जब वो नीचे आते गए तो डिवीज़न में, हायरार्की सिस्टम में सबसे नीचे आने के बाद तब बना स्पेशीज़। यहाँ तक आते आते बहुत फंडामेंटल सिमिलैरिटी थी। मतलब दो चीज़ें जो बिल्कुल बहुत एक जैसी थी, बहुत मिलती जुलती थी, वही एक स्पेशीज़ में होती हैं। जैसे कि इंसान, आप दुनिया के इंसान देखिए, सब ह्यूमन बीइंग एक ही स्पेशीज़ के हैं। जैसे हम इसका एग्जांपल लेते हैं, पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस, मैंगीफेरा इंडिका। तो पैंथेरा लियो और पैंथेरा टिग्रिस में ये जो पैंथेरा है ये जीनस है, ये लियो इसका स्पेशीज़ है। तो ये जो लियो है ये लायन है, ये टिग्रिस है, ये टाइगर है। तो ये लियो एक अलग स्पेशीज़ है और ये टाइगर एक अलग स्पेशीज़ है, और ये पैंथेरा जीनस है। तो एक जीनस में 2 तरह के स्पीशीज़ हो सकते हैं, मतलब 2 तरह के एनिमल हो सकते हैं। और दुनिया के सारे ह्यूमन बींग्स जो हैं उनको हम साइंटिफिकली क्या बोलते हैं? होमो सेपियंस, जो कि होमो उनका जीनस है और स्पीशीज़ कौन सा है? सेपियंस। वो सेपियंस स्पीशीज़ के हैं हम सारे जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं। जीनस क्या है? जीनस इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़। इसका मतलब ये है कि कुछ स्पीशीज़ ऐसे थे जो हर स्पीशीज़ अलग अलग तो था, अलग अलग एनिमल थे,
लेकिन उनमें कुछ सिमिलैरिटी थी, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हर स्पेशीज़ में एक जैसी थी। तो उनको एग्रीगेट करके उनको हमने देखा कि अच्छा इस स्पेशीज़ में भी और इस स्पेशीज़ में, इन दोनों स्पेशीज़ में कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जो कॉमन हैं। उन कॉमन कैरेक्टर के बेसिस पर हमने एक ऊपर रैंक की एक कैटेगरी बनाई जिसको हम बोलते हैं जीनस। हर जीनस में क्लोजली रिलेटेड स्पेशीज़ को हम रखते हैं। जैसे कि एग्जांपल है पैंथेरा। पैंथेरा एक जीनस है और इसमें कई सारे स्पेशीज़ हैं, मतलब एक ही जीनस में कई तरह के अलग अलग जानवर हैं। जैसे कि लियो है, लायन है, पार्डस है, ल्यूपार्ड है, और टिग्रिस है, टाइगर है। तो ये जो लायन है, ये ल्यूपर्ड है और ये टाइगर है, ये तीनों अलग अलग जानवर हैं, अलग अलग स्पेशीज़ हैं, लेकिन ये तीनों एक ही जीनस में आते हैं जिस जीनस का नाम है पैंथेरा। एक दूसरा जीनस ऐसा ही है जिसका नाम फेलिस है, जिसमें सारी कैट्स होती हैं। एक और जीनस है प्लांट्स का जो कि है सोलानम। इस जीनस में जैसे ब्रिंजल हो गया, पोटैटो हो गया, चिली हो गया, ये सारे अलग अलग स्पेशीज़ हैं, अलग अलग थिंग्स हैं, लेकिन इनमें कुछ सिमिलर कैरेक्टर है जिसकी वजह से हमने इनको एक ही जीनस में रखा है और उस जीनस को हम क्या बोलते हैं, सोलानम। द नेक्स्ट कैटेगरी इज़ फैमिली। फैमिली क्या है असल में? अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। जो जैसे हम स्पेशीज़ के ऊपर आए थे, कुछ रिलेटेड स्पेशीज़ को मिला के हमने एक जीनस बनाया था, तो अब कुछ ऐसे जीनस भी थे जो एक जैसे थे, उनको मिला के हमने एक फैमिली बनाई जो जीनस के ऊपर वाली कैटेगरी है। तो इस तरह से बना फैमिली। और इसमें सिमिलैरिटीज़ कम होती हैं क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं जो कॉमन कैरेक्टर है वो बढ़ता है और सिमिलैरिटी कम होती है। एक फैमिली में एक जीनस के मुकाबले सिमिलैरिटी जो होती है वो कम होती है। जब हम प्लांट्स को किसी फैमिली में प्लेस करते हैं तब हम उनका वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर दोनों देखते हैं, तब हम उनको फैमिली में प्लेस करते हैं। इसका एग्जांपल है, यहाँ पे हमने 3 एग्जांपल लिया है, सोलानिकिया, फेलिडे और कैनिडे। जैसे कि हमने क्या देखा था, पैंथेरा एक जीनस है, उसमें कई सारे स्पेशीज़ हो सकते हैं, पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस। तो अब हम उससे और ऊपर आ गए तो जो फेलिस एक अलग जीनस था, पैंथेरा एक अलग जीनस था, उन दोनों को मिला के क्या बना, एक फैमिली फेलिडे। तो ये जो फैमिली है फेलिडे है, इसमें पैंथेरा जीनस भी होता है, मतलब पैंथेरा जीनस में जितनी चीज़ें होंगी सब इस फैमिली में होंगी, फेलिडे में होंगी, और फेलिस जीनस में भी जितने एनिमल्स होंगे वो भी फेलिडे में होंगे। वैसे ही सोलानेकिया एक फैमिली है और सोलानेकिया फैमिली में जैसे हमने एग्जांपल लिया सोलानम, आलू वाली जो जीनस था, और एक पेटोनिया है और धतूरा है। तो ये 3 अलग अलग जीनस हैं, लेकिन ये तीनों एक ही फैमिली में है जो फैमिली सोलानेकिया है। एक फैमिली कैनिडे भी है जिस फैमिली में डॉग्स होते हैं। ये जो हमने एग्जांपल लिए हैं ये थोड़े थोड़े एग्जांपल लिए हैं आपको समझाने के लिए, ऐसे और भी बहुत एग्जांपल होते हैं। नाउ वी विल सी व्हाट इज़ एन ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या है, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर फैमिलीज़। अब हमने कुछ फैमिलीज़ को मिला के एक ऑर्डर बनाया जिसका एग्जांपल है पॉलीमोनियालिस। पॉलीमोनियालिस एक ऑर्डर है जिसमें 2 फैमिली होती हैं, कॉन्वोल्वोसिया और सोलानेकिया। ये दोनों फैमिली है और इन दोनों फैमिली को मिला के क्या बनाए, एक ऑर्डर, और उस ऑर्डर को हम बोलते हैं पॉलीमोनियालिस। ऐसे एनिमल्स में एक ऑर्डर होता है कार्निवोरा जिसमें एक फैमिली फेलिडे है और एक फैमिली कैनिडे है। इसका मतलब ये है कि कार्निवोरा जो एक ऑर्डर है उसमें कई फैमिली हैं, जैसे कि फेलिडे एक फैमिली है, कैनिडे एक फैमिली है। अब इस फेलिडे फैमिली में भी कुछ जीनस है, जैसे कि एक जीनस फेलिस है जिसमें सारी कैट्स होती हैं। तो कैट्स, अब इस जीनस के नीचे जो आएगा वो होगा स्पेशीज़। नाउ वी विल सी व्हाट इज़ अ क्लास। अ क्लास इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। जैसे कि कुछ ऑर्डर्स को मिला के हमने वह क्या बनाया, एक क्लास बनाया। इसका एक एग्जांपल है मैमलिया। मैमलिया जो है, मैमलिया एक क्लास है जिसमें कई ऑर्डर्स होते हैं, जिसमें एक ऑर्डर प्राइमेटा भी है और एक ऑर्डर कार्निवोरा है। अब जो हमने पढ़ा था कि इस ऑर्डर में क्या क्या होता है, इसमें कैट्स होते हैं, डॉग्स होते हैं, और प्राइमेटा में क्या क्या होते हैं, प्राइमेटा में मंकी होते हैं, गोरिल्ला होते हैं, ये चीज़ें होती। तो ये प्राइमेटा एक ऑर्डर है और ये कार्निवोरा एक ऑर्डर है,
लेकिन इन दोनों ऑर्डर्स को मिला के हमने क्या बनाया, हमने देखा कि इन दोनों ऑर्डर्स में भी कुछ सिमिलर कैरेक्टर हैं। तो उन कैरेक्टर्स के बेसिस पर हम एक क्लास बनाएंगे और इस क्लास का नाम होगा मैपेलिया। ऐसे और भी ऑर्डर्स हैं, हमने 2 का एग्जांपल लिया है। कि व्हाट इज़ फाइलम। जब हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में जब हम हायरार्की सिस्टम में ऊपर बढ़ते हैं तो नीचे वाले कुछ ग्रुप्स को मिला के, कुछ सिमिलर ग्रुप्स को मिला के ऊपर एक ग्रुप बनाते हैं। वैसे ही जब हमने क्लास बनाया तो कुछ क्लास भी ऐसे थे जिनमें कुछ सिमिलर चीज़ें थीं, उनको मिला के उन सिमिलर चीज़ों के बेसिस पे हमने एक ऊपर हायर कैटेगरी बनाया जिसको हमने क्या बोला, फाइलम। एक फाइलम में बहुत सारे क्लास होते हैं। फाइलम का एग्जांपल है कॉर्डेटा। जैसे कि जिन एनिमल्स में एक नोटोकॉर्ड होता है उसको हम बोलते हैं कॉर्डेटा, और ये एक फाइलम है। व्हाट इज़ अ किंगडम। तो किंगडम जो है वो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है, और पूरे दुनिया में जितनी भी जीवित चीज़ें हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सबको हमने सिर्फ 5 ही किंगडम में बांटा है। और जो हम पढ़ाई करते हैं वो भी हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ही पढ़ते हैं, जिनमें 5 चीज़ें आती हैं, जो कि हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। व्हाट इज़ अ टैक्सोनॉमिकल एड। A taxonomical aid is a collected, stored and preserved material and all its information। इसका मतलब ये है कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट है, एनिमल है या इंसेक्ट है, तो उसका स्टडी करने के लिए या फिर और भी यूज़फुल जो उसकी ज़रूरत है वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो इन कामों के लिए या फिर हमें उनकी पढ़ाई करने के लिए उनको स्टोर करना था। कि जैसे कोई चीज़ अब यूनाइटेड स्टेट्स में होती है, अमेरिका में होती है, और हम तो इंडिया में हैं, तो हम उनके बारे में कैसे जानेंगे। तो उस चीज़ को वो स्टोर करके रखते हैं और प्रिजर्व करके रखते हैं बहुत सालों के लिए, बहुत 100 सालों के लिए, तो ताकि जो बच्चे हैं उससे पढ़ाई कर सकें। तो जितनी भी ऐसी चीज़ें होती हैं उसको वो लोग स्टोर करते हैं और बहुत दिनों के लिए प्रिजर्व करते हैं, और उसका इन्फॉर्मेशन, जो भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है जिसको पढ़ के हम उनके बारे में जान सकते हैं, वो इन्फॉर्मेशन भी उसके साथ रहता है। सो दिस इज़ द लिस्ट जहाँ पर टैक्सोनॉमिकल एड की ज़रूरत होती है। सबसे इम्पोर्टेंट ये एग्रीकल्चर में होता है, क्योंकि जब हम एग्रीकल्चर करते हैं तो कौन सा प्लांट है, वो कैसे एरिया में उगता है, कितने दिनों के लिए उसको नरिश करना पड़ता है, और ये सब जो चीज़ें जो उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो हमें चाहिए, तो उसमें ज़रूरत होती है। फिर फॉरेस्ट्री में ज़रूरत होती है, इंडस्ट्री में ज़रूरत होती है, और बायो रिसोर्स इन्फॉर्मेशन में ज़रूरत होती है जब हमें अपने बायो रिसोर्स के बारे में जानना है, और सिस्टमेटिक्स जो प्रोसीजर होता है उसमें ज़रूरत होती है। किसी भी ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन में ज़रूरत होती है, और उनके आइडेंटिफिकेशन में भी ज़रूरत होती है। नाउ वी विल सी टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमिकल एड्स। साइंटिस्ट ने जितने भी टाइप के टैक्सोनॉमिकल एड थे उनको 5 तरीके से बनाया है। ये लिस्ट है उन 5 टैक्सोनॉमिकल एड की, और एक एक करके हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है हर्बेरियम, फिर एक है बोटानिकल गार्डन, फिर एक है म्यूज़ियम, फिर एक है जूलॉजिकल पार्क्स, और एक लास्ट में है की। इसके अलावा 1-2 छोटे छोटे टैक्सोनॉमिकल एड और भी होते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। जो 5 तरह के टैक्सोनॉमिकल एड थे उसमें सबसे पहला एग्जाम्पल था हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होता है, ये एक स्टोर हाउस है जिसमें हम कलेक्शन ऑफ प्लांट्स रखते हैं। मतलब बहुत सारे प्लांट को कलेक्ट करके रखते हैं, उनको सुखा देते हैं और उनको शीट बना के रखते हैं। जैसे बचपन में हम एक प्रैक्टिकल फाइल बनाते थे, किसी भी प्लांट को सुखा के उसमें चिपका के रख देते थे। और जो भी स्पेसिमेन हम रखते हैं जिसको सुखा के चिपका के रखते हैं प्रिजर्व करके हर्बेरियम में, उस शीट में, उसमें एक लेबल भी होता है, और उस लेबल में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है जो हर जगह हर हर्बेरियम में आपको मिलेगा ही मिलेगा। उस लेवल में कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको जानना ज़रूरी है, और वो इन्फॉर्मेशन होती है डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, कि वो जो भी प्लांट है, स्पेसिमेन है, उसको हम किस डेट पर लाए हैं और कहाँ से लाए हैं। दूसरा जो इन्फॉर्मेशन होता है वो नेम होता है, नेम ऑफ प्लांट, कि उस प्लांट का सबसे पहले हम इंग्लिश नेम लिखते हैं, फिर बोटानिकल नेम लिखते हैं, और फिर लोकल नेम लिखते हैं, और ये तीनों सीक्वेंस में लिखते हैं। और ये भी सीक्वेंस में लिखते हैं, सबसे पहले ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे,
फिर ये लिखेंगे और फिर ये लिखेंगे। और जो तीसरा चीज़ होता है वो फैमिली होता है, ये फैमिली उस प्लांट का फैमिली है। और जो चौथी चीज़ होती है वो कलेक्टर का नेम होता है, कि जिस इंसान ने भी उस प्लांट को कलेक्ट किया और हर्बेरियम में रखा है उसका नाम। जो दूसरा एग्जाम्पल था हमारा वो था बोटानिकल गार्डन। बोटानिकल गार्डन का मतलब ये होता है वो जगह जहाँ पर लिविंग प्लांट को रखते हैं, ज़िंदा प्लांट्स को रखते हैं और उन पर एक लेबल लगा रहते हैं, और उस लेबल में उनका क्या क्या इन्फॉर्मेशन होता है, एक बोटानिकल या साइंटिफिक नेम होता है और उनकी फैमिली का नेम होता है, प्लांट किस फैमिली से बिलोंग करता है वो नेम होता है। और जो 3 बहुत फेमस बोटानिकल गार्डन्स हैं, एक तो इंग्लैंड का है क्यू, और 2 हमारे इंडिया के हैं, जिनमें एक इंडियन बोटानिकल गार्डन है हावड़ा में है जो कि वेस्ट बंगाल में है, और एक नेशनल बोटानिकल गार्डन है जिसका नाम है नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये लखनऊ में है। जो हमारा थर्ड एग्जाम्पल था टैक्सोनॉमिकल एड का वो था म्यूज़ियम। म्यूज़ियम क्या होता है एक्चुअली, कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो प्लांट बहुत पुराने होते हैं या फिर जो एनिमल्स बहुत पुराने होते हैं उनको हम म्यूज़ियम में रखते हैं। ज़्यादातर म्यूज़ियम में जो चीज़ें होती हैं जैसे कि एनिमल या प्लांट होते हैं वो डेड होते हैं, और कई म्यूज़ियम ऐसे हैं जहाँ बहुत पुरानी चीज़ें रखी जाती हैं जो कि अब फॉसिल बन चुकी हैं, जैसे कि डायनासोर का स्केलेटन हो गया या फिर बहुत पुराना कोई इंसान है उसकी मम्मी है। इन चीज़ों को हम म्यूज़ियम में रखते हैं, और म्यूज़ियम में हम चीज़ों को बहुत दिनों तक प्रिजर्व करके रखते हैं। यहाँ पर जो स्पेसिमेन होता है उसको हम जार में रखते हैं या फिर किसी प्रिजर्वेटिव में रखते हैं, और जो इंसेक्ट होते हैं उनको हम इंसेक्ट बॉक्स में रखते हैं, पहले उनको मार देते हैं फिर उनको पिन करके रखते हैं। जो हमारा चौथा एग्जाम्पल है वो है जूलॉजिकल पार्क्स। जूलॉजिकल पार्क वो प्लेसेस होते हैं जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में, और यहाँ पर जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सब ज़िंदा होते हैं, लाइव होते हैं। यहाँ पे डेड एनिमल्स को नहीं रखते हैं। और जूलॉजिकल पार्क में हम एनिमल्स को तब रखते हैं जब उनकी हमें प्रोटेक्शन करनी हो, उनको विलुप्त होने से या फिर एक्सटिंक्ट होने से बचाना हो, और जब उनके बारे में पढ़ना हो, जैसे कि उनका बिहेवियर क्या है, उनके फूड हैबिट्स क्या हैं, उनका फूड चेन क्या है। जो पांचवा एग्जाम्पल था हमारा वो था की एक ऐसा टैक्सोनॉमिकल एड है जिसको हम किसी भी प्लांट या एनिमल के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। और ये किस चीज़ पे बेस्ड होता है, ये बेस्ड होता है सिमिलैरिटी या फिर डिससिमिलैरिटी के बेस पर। इसमें एक कपलेट होता है जिसमें एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होता है, जैसे कि एक कपलेट है उसमें 2 बातें होंगी, एक सही होंगी और एक गलत होंगी, और उनमें से हम एक ही जो सही है उसको चूज़ करते हैं, तभी हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के दूसरा फिर कपलेट लेते हैं और फिर चूज़ करते हैं। ऐसे करते करते हम सही प्लांट या एनिमल तक पहुंच जाते हैं। और जो इसके हर स्टेटमेंट होती है उसको हम लीड बोलते हैं। और ये जो की होती है ये एनालिटिकल होती है। अब तक हमने जितने भी पढ़ा था टैक्सोनॉमिकल एड, उनमें से कोई भी एनालिटिकल नहीं होता है, लेकिन जो की है ये जो होती है एनालिटिकल होती है, इसलिए बहुत यूज़फुल होती है। कुछ और भी टैक्सोनॉमिकल एड हमारे पास होते हैं जो कि इतने इम्पोर्टेंट तो नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो टैक्सोनॉमिकल एड होते हैं। जैसे कि फ्लोरा में क्या होता है, किसी भी प्लांट का हैबिटेट और उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस एरिया में। जैसे एक एरिया है, उस एरिया में कैसे प्लांट्स रहते हैं और प्लांट्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, प्लांट कहाँ कहाँ कैसे प्लांट फैले हुए हैं, इस एरिया में कैसे प्लांट फैले हुए हैं, इस एरिया में कैसे प्लांट फैले हुए हैं, ये इन्फॉर्मेशन होती है, उसको हम बोलते हैं फ्लोरा। और दूसरा होता है एक मैनुअल होता है। मैनुअल में जो होते हैं जितने भी स्पीसीज़ होते हैं एक एरिया में, उन सारे स्पीसीज़ का नाम लिखा होता है। जैसे कि आप एक छोटा सा एरिया ले लीजिए, उस एरिया में जितने भी स्पीसीज़ हैं उन स्पीसीज़ का नाम उस मैनुअल में लिखा होगा। और एक मोनोग्राफ होता है। मोनोग्राफ में किसी एक टैक्सॉन की इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कोई भी कैटेगरी हो सकती है, प्लांट्स हो गई। अब प्लांट में भी बहुत तरह के प्लांट हैं, तो किसी एक प्लांट की एक इन्फॉर्मेशन हो सकती है, किसी एक कैटेगरी की, जैसे कोई एक जीनस है, सोलानम है, आलू का जीनस, तो उस जीनस के बारे में उसमें लिखा होगा। ऐसे किसी भी एक कैटेगरी, जैसे कोई भी कैटेगरी हो सकती है,
उस कैटेगरी की जो इन्फॉर्मेशन है, एक कैटेगरी की इन्फॉर्मेशन एक मोनोग्राफ में होगी।